बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं, आज मैं देख रहा था वो रांची में एक हमारा भाषण कर धर्म रहे थे। शास्त्र क्या सिखाता है? धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है, थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया? केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। जिससे हम लोग लड़ रहे हैं तो लालू जी को डराता है, हम लोगों को डराने की कोशिश करता है, मुकेश सहनी जी को डराने की कोशिश करता है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, ना झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से? अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण का पैदाई जेल में हुए थे, इनके गीता भक्ति से डरेंगे? आई गुजराती लोग से बिहारी डरा जाएगा? अरे बताओ, गुजराती से बिहारी डरा जाएगा क्या? ठेठ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो तेजस्वी यादव तो करेंगे, हम उड़ती चिड़िया को भी निशाना लगा देंगे, हल्दी लगा देते। और कर्मफल तो बड़ा अच्छा याद दिलाया भाई। ये कर्मफल तो सबको भुगतना पड़ता है। अब मोदी जी ने जो किया होगा, अच्छा बुरा सामने आना ही आना है। तो ये तेजस्वी ने किस तरह से परेशान कर रखा है, ये जो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, इसको बिहार में किस तरह से परेशान कर रखा है, और मोदी जी उसको उसकी काट के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी आपसे, दीपक जी आपसे। हाँ, तेजस्वी फैक्टर जो बिहार में है, और तेजस्वी फैक्टर सिर्फ बिहार में नहीं है, तेजस्वी फैक्टर झारखंड में भी दिखता है। तेजस्वी फैक्टर अगर वो जाते हैं यूपी में तो उनके भाषणों को बड़ा चाव से सुना जाता है। तेजस्वी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब 2015 में तेजस्वी पहली बार एमएलए हुए थे और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो बड़ी आलोचना हुई थी कि तेजस्वी क्या करेंगे, नौमी फेल हैं, बहुत सारी बातें हुई। मगर तेजस्वी ने एक ट्रिक पकड़ लिया था 2020 के चुनाव में, जब वो अकेले चल पड़े थे, और अकेले तब उनमें दिखा कि हाँ वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ने की क्षमता है, और वो डेफिनेटली दोनों पार्टी को डिफीट दे चुके थे और बड़ी पार्टी बने थे, और उनका जो मुद्दा था रोजगार का वो हिट करता जा रहा था। अभी क्या, अभी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बड़ी अच्छी जोड़ी बनी हुई है, और अगर भीड़ का पैमाना मापा जाए, भले जो भाजपा समर्थक है वो कहेंगे कि कुछ नहीं है, मुझे भी बताएंगे कि आपने क्या कहा, कोई भीड़ नहीं है, उसमें कुछ नहीं। सच्चाई तो ये है कि वो क्राउड पुलर हो। नेटवर्क उनका गायब हो गया है। हाँ, देख रहे हैं। वापस आइए दीपक जी। नहीं, आपके कहने से वापस नहीं आएगा, नेटवर्क अपने हिसाब से बिहेव करता है, इसमें अब उनका जोर भी नहीं चल रहा है। फैजान साहब आप बढ़ाइए जरा इस चर्चा को, फैजान साहब आप बढ़ाइए इस चर्चा को कि भाई तेजस्वी ने कैसे नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल सही होगा ये। नहीं ये अगर आप लोगों को अगर ये लग रहा है और पूरे देश को अगर ये लग रहा है कि तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा है, तो ये इसमें सच्चाई है। क्योंकि देखिए बिहार में आज जो भी कंटेस्ट हो रहा है वो है बिटवीन नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव। बिल्कुल, अगर नेशनल लेवल पर अगर ये जिसको कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो यहाँ ये बात है कि क्योंकि ये आदमी, ये यंग आदमी तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेडली अकेले पूरा कैंपेन चला रहे हैं। भाई देखिए, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक दिन के लिए आए, खड़गे जी भी एक दिन के लिए आए, तो वो तो मतलब एक सिंबॉलिक ही कहा जाएगा कि वो उनका प्रेजेंस यहाँ रहा। लेकिन ये रोज 4 जगह 5 जगह 6 जगह ये पब्लिक ये इलेक्शन मीटिंग अपनी कर रहे हैं,
और धुआंधार भाषण दे रहे हैं और एक्यूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, और उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से कोई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नाक में दम तो कर रखा है। और ये पिछले बार ऐसा नहीं था। 2019 में तेजस्वी यादव इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं हुए थे और न ही वो इस उसमें कंडीशन में थे कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते। लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं, इस बार सिचुएशन बदली है और जिस तरह से तेजस्वी यादव उनको चैलेंज कर रहे हैं तो पब्लिक में भी उसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक में उनके रैली जो हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो रही है और उनका भाषण भी बहुत जोरदार हो रहा है। तो ऐसे उसमें हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी ने तो वाकई में नरेंद्र, और यही वजह है कि देखिए नरेंद्र मोदी हर दौर में, यानी तीन चरण में हो चुका, हर चरण में वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। रविवार को यानी 12 मई को वो रोड शो करने जा रहे हैं, पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। ये पहली बार पटना में होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहा हो। रोड शो का वैसे शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी ने किया, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रोड शो किया हो। तो ये नरेंद्र मोदी और स्टेट में कर चुके हैं रोड शो। पटना बिहार में पहली मरतबा ये होगा और उसके लेकर के पूरी तैयारी हो रही है और बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि, हालांकि ये भी सच्चाई है कि पटना में जो जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, वो पटना साहिब हो या पाटलिपुत्रा हो, वहां बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है, उसका कैडर है, उसका वोट बहुत मजबूत वोट बेस है और उसको कोई कांग्रेस या आरजेडी उसको चैलेंज नहीं कर पाता है पिछले कई सालों से। माने नरेंद्र मोदी के भी आने से पहले मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले से यहाँ उनका बहुत स्ट्रांग बेस बना हुआ। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जहां उनका इतना स्ट्रांग बेस बना हुआ है वहां उनको रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ गई है, क्यों वो रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को लेकर के वो अपने साथ रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। मुझे लगता है नौबत इसी वजह से आई है कि वो कहीं ना कहीं से भाई परेशानी में घिरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो घटती हुई सीटें या हारती हुई सीटें हैं उनका एहसास हो रहा है। जी, उस रोड शो की भी हवा निकाल दी तेजस्वी ने, कहते ये बात कि वो करे रोड शो, मैं तो जॉब शो कर रहा हूं और चुनाव के बाद लोग जो है मतदाता जॉब शो देखेंगे। यहाँ भी जो है उनकी हवा निकाल दी है। तो तेजस्वी इस मामले में ऐसी बातें कर रहे हैं ना, उनकी वाक पटुता भी देखने लायक है। और जो फैजान साहब ने कहा कि 2019 के चुनाव में वो नहीं दिखा था, लेकिन फैजान साहब को याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव से एक नया तेजस्वी जन्म लिया है और फिर उस अपने तरीके से ही, जिस तरीके से उन्होंने जीत के करीब पहुंचा दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया आरजेडी को, तो वो फिर इसमें और मैच्योर होके आ रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन का पूरा जो एक सिराजा जो है, उस सिराजा को एक युवा नेता इस तर्ज पर, इस तौर तरीके से संभाले हुए है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो 2 लाइन के 1 लाइन में जवाब देते हैं कोई सवाल का। तो एक देखिए तेजस्वी की क्या खासियत है, जो राहुल ने भी इस चुनाव में मेंटेन करने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने, कहीं कहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं से चूक हो जा रही है। मुझे लग रहा है कि 7 चरण, यानी कि अभी 4 चरण और बाकी है। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वो वाला फार्मूले पर ही रहे जिस पर तेजस्वी चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, कि उनकी पिच पर बैटिंग नहीं करेंगे। राहुल भी देखिए काउंटर जरूर कर देते हैं मोदी की बातों को, लेकिन वो काउंटर करके फिर वो अपनी बात घुसा देते हैं, अपना एजेंडा। तेजस्वी भी वही कर रहे हैं, अपने मुद्दे लगातार फेंक रहे हैं। अब जैसे देखिए कि रोड शो पीएम का हो रहा है, क्या कहना है आपको? तो अच्छा बढ़िया है, रोड शो हो रहा है, हम तो जॉब शो कर रहे हैं भाई। अब जॉब जो है, जॉब शो का जमाना है। नरेंद्र जी, मेरा 2 सवाल है, 2 सवाल मेरे दिमाग में आते हैं बार-बार। एक तो ये तेजस्वी क्राउड पुलर तो हैं, इनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा? दूसरा, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा फैक्टर हो रहा है कि
स्टेट के लिए तो हम बीजेपी को नहीं परमिट करेंगे, बीजेपी को उतनी सीटें नहीं देंगे। आरजेडी को पिछली बार 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया स्टेट के जनता ने, लेकिन सेंटर में जहां भेजने की बात आती है तो बीजेपी पसंद आता है। तो क्या बिहार में भी एक नया फैक्टर शुरू हो गया है? दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा जरा। भवेश जी, बिल्कुल ये सवाल मेरे जहन में भी है और मैं भी इस पर लगातार सोच रहा हूँ, इसलिए जो एक बारगी जैसे दिखता है कि पूरा इंडिया गठबंधन के हाथ में चुनाव आ गया है या फिर पब्लिक चुनाव लड़ रही है, तो फिर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश में कुछ सोचता हूं मैं बात। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है बिहार में जो स्थिति, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि क्राउड पुलर हैं तेजस्वी, और उनकी सभाओं में सिर्फ क्राउड पुलिंग ही नहीं है, वो जो वोटर माने जुझारू वोटर दिख रहे हैं, यानी जूझने वाले वोटर हैं। तो इसमें तो निश्चित रूप से इजाफा किया है आरजेडी ने या फिर उनके जरिए इंडिया गठबंधन ने। लेकिन एक बात है कि वोट समीकरण के हिसाब से बड़े हिस्से पर, वोट के बड़े हिस्से पर मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन दो बातें हैं जिन बातों को लेकर के ये चिंता कर सकता है विपक्ष कि वो पता नहीं क्या किस रंग दिखाएगा, किस करवट बैठेगा। उसमें एक बात, पहली बात ये है कि जो मैंने कहा कि धर्म युद्ध, ये देखिए अब तो ये हारे को हरिनाम वाली जो बात है ना, तो ये यकीन जानिए कि अब हारे को हरिनाम में ये पूरा चुनाव जाएगा, ये एकदम एक सिरे से जाएगा। और ये जो जाएगा तो इसमें फिर सवाल का जवाब, जो सवाल मैं जानना चाहता था फैजान भाई, इसके बारे में क्या सोचते हैं? स्टेट में मतलब स्टेट की जनता, बिहार की जनता बिहार के लिए किस तरह का वोट करे और सेंटर के लिए किस तरह का वोट करे, ये भी एक नया पैटर्न दिखाई दिया है पिछले कुछ चुनावों में। तो उसको आप कैसे देखते हैं फैजान भाई? देखिए भवेश जी, लोकसभा यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोग ये सोचते हैं, वोटर ये सोचते हैं कि भाई हमें वोट करना है कि ऐसी पार्टी को या ऐसे अलायंस को जो सेंटर में गवर्नमेंट बना सके। आमतौर पर पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में मेंटेलिटी या सोच यही होती है। विधानसभा में अलग सोच हो सकती है कि भाई वो उसमें रीजनल पार्टी, लेकिन यहाँ नेशनल पार्टी तो यहाँ दो ही हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। लेकिन अब बिहार में क्या ये उम्मीद जगी है कि इंडिया अलायंस, यानी अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से मजबूती से लड़ रहे हैं, क्या ये लोग केंद्र में सरकार बना सकते हैं? ये एक उम्मीद जगी। मैं उसी पर आ रहा हूँ भैया जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो देखिए नेशनल पार्टी दो ही हुई, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा से केंद्र में भी अलायंस की गवर्नमेंट बनती रही है। इसलिए अलायंस की गवर्नमेंट जो बनती है, जिसकी भी बने, चाहे वो कांग्रेस के लेड गवर्नमेंट हो या बीजेपी लेड कांग्रेस हो, उसमें रीजनल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और रीजनल पार्टीज मैंने पूरे देश की रीजनल पार्टीज में, इसलिए अगर यहाँ ये भी सोच जरूर है, फिर मैं बिहार की तरफ आता हूँ कि मैं बिहार में भी पब्लिक की ये सोच है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो रीजनल पार्टीज को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, ताकि वो रीजनल पार्टीज जो है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने पर वो अपना रोल निभाए और अपनी मदद दिखाए। चाहे जिसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी गवर्नमेंट बने, लेकिन रीजनल पार्टीज दोनों ही अलायंस में रीजनल पार्टी शामिल होती है, और रीजनल पार्टीज की मदद से ही, उनकी मदद से ही ये सेंटर में गवर्नमेंट बनती है। अगर रीजनल पार्टी का सपोर्ट ना हो तो बीजेपी ने भी गवर्नमेंट ना बना पाती, यानी पहले 2019 से पहले की बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये अब अगर रीजनल पार्टीज की मदद ली है तो ये उनकी मजबूरी है। वो ये नहीं है कि रीजनल पार्टीज को वो बिल्कुल अलग कर देंगे, हालांकि उनके कुछ लीडर ये बोलते हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी भी रीजनल पार्टीज की वो अहमियत जो है वो बाकी है, और उनकी अहमियत और बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड हो रहा है और जिस तरह के रिजल्ट्स ये आ रहे हैं विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उसमें रीजनल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक बात मुझे कहनी है भवेश जी, एक बात सिर्फ इसी में जोड़ना है। मैं आप ही को सौंप रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल थोड़ा जोड़ रहा हूँ।
क्या तेजस्वी यादव का ये जो थोड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, इस वजह से भी दिखाई दे रहा है कि अभी जो भी कैंपेन चल रहे हैं तेजस्वी यादव मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। वो बार बार जो उन्होंने एक बनाया है एजेंडा, जो बनाया है, जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उस पर वो अपनी सभाओं में जरूर बोलते हैं। तो क्या एजेंडे की वजह से उनकी ताकत बढ़ी है? बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि वो अपनी पीच पर लड़ते हैं। 2020 भी लड़ा उन्होंने अपनी पीच पर, और बेधड़क लड़ा, और लाख खींचने की कोशिश हुई बाएं दाएं, लेकिन वो नहीं खींच के। इस बार भी उन्होंने वो अपनी लकीर पकड़ी हुई है। तो ये जो है ना कि बीजेपी अपनी पीच पर खिलाने में माहिर पार्टी है, और उसके नेता और प्रधानमंत्री तो इस बार इस तौर पर भी मुश्किल झेल रहे हैं मोदी कि बिहार में तेजस्वी यादव बिल्कुल उनकी पीच पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी पीच बना रखी है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीच डाले हुए हैं और उसी पीच पर खेल रहे हैं। अखिलेश यादव जो यूपी का चुनाव भी बहुत अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार के साथ साथ अब यूपी का चुनाव भी, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव भी एक पिच पर लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पर कि बीजेपी उतरना नहीं चाह रही है, सिवाय उसको झूठ बोलने या गाली देने के कुछ बचता नहीं है। बिहार के सिलसिले में एक दूसरी बात भी मैं कह रहा था, जहां एक मशक्कत चल रही है, तो वो जीत हार के या फिर बहुमत की मशक्कत जो है, वो देखिए अंदर एक अंडर करंट निश्चित रूप से है कि वोटर जो है वो बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है, आम वोटर। लेकिन एक जगह मशक्कत है जो कि बिहार सामाजिक समीकरणों का प्रदेश है, तो उस लिहाज से देखिए अति पिछड़ा वोट और दलित वोट, ये अति पिछड़ा और दलित वोटरों में मशक्कत चल रही है। जो आपने क्राउड पुलिंग की बात की तेजस्वी के, तो उनकी सभाओं में भी वो भीड़ आ रही है। ओबीसी में पिछड़ी जाति, अन्य जमात, वो तो बिल्कुल खुल के आ गई है, और वो जो मतदान का प्रतिशत है, तो गौर करने की बात है कि उस मतदान के प्रतिशत में पिछड़ों की तादाद सबसे अधिक है। लेकिन ओबीसी में जो अत्यंत पिछड़ा है ना, ईबीसी, तो ईबीसी और दलितों में दो जगह संघर्ष है। और ये संघर्ष उसमें मैं ये कहूंगा कि चूंकि बीजेपी की तरफ हमेशा वो उन्मुख रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक, और नीतीश कुमार ने बिहार में एक अति पिछड़ा के वो एक नेता रहे, वोट बैंक क्रिएटर रहे, तो इसलिए दोनों नेता एक जगह एनडीए में, तो एक ये वोट बैंक है जिस पर मशक्कत चल रही है। ये 7वें चरण तक चलेगा। दलितों के वोट बैंक पर भी मशक्कत चल रही है, इसलिए खड़गे की सभाओं को इधर लगाया गया है बिहार में। और जो पटना से उम्मीदवारी जो जिस अंशुल को दी गई है, जो मीरा कुमार के बेटे हैं, तो उन्होंने भी एक दलित वोट बैंक की चेतना को जो है एक संभाला है। और साथ साथ जो है खड़गे की जो चुनावी सभाएं जो लगाई गई हैं, अभी खड़गे भी आ रहे हैं, पटना में भी उनकी सभा लगी है, जहानाबाद में भी, कई जगहों पर। तो अब इधर खड़गे का दौरा तय किया गया है। तो ये दो वोट बैंक जो है वो बड़े निर्णायक होंगे, और ये बड़े ही जुझारू और अंडर करंट वोट बैंक होते हैं। तो ये बात देखने में आ रही है। महिला वोट बैंक का हमेशा ध्यान रखिए जब भी बिहार में बात कीजिए तो, और महिला वोटर अभी तक नीतीश के साथ ही रहे हैं, वो नीतीश का साथ देती रही है, नीतीश के वोट बैंक का। लेकिन नीतीश की जो छवि इधर जो बिगड़ी है, जो एक परसेप्शन उनका गड़बड़ हुआ है, स्त्रियों को लेकर के भी हुआ है, जो विधानसभा में उनका यौन शिक्षा पर जो भाषण हुआ वगैरह वगैरह, तो उससे चीजें खिसकी हैं। लेकिन महिला वोटरों में आप एक नई लोकप्रियता जो है राहुल गांधी को लेकर के भी आई है। वो लोकप्रियता तेजस्वी यादव को लेकर नहीं है। अति पिछड़ा में भी तेजस्वी यादव को लेकर के वो लोकप्रियता नहीं है जो मुझे लग रहा है। और दलितों में भी एक कारण, जो हर गरीब घर की महिलाओं के लिए जो 8,500 रुपए का जो एक एजेंडा रखा है, उसका एक आकर्षण बढ़ा रहे हो तेजस्वी यादव। बिल्कुल, वही मैंने कहा। इसलिए राहुल और कांग्रेस के घोषणा पत्र, उनके अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात है कि हम महिलाओं को जो है लखपति बनाएंगे। यहाँ भी लखनऊ में भी वो जब आज कन्नौज में जब वो चर्चा कर रहे थे तो इसकी चर्चा की, तो एजेंडा निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। रामदत्त जी। नहीं, मैं दीपक जी सुन रहे हैं? हाँ जी।
मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी आधे से ज्यादा पार्लियामेंट सीटों में मतदान बाकी है, 4 चरण अभी बाकी हैं, और हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई मोदी जी चारों तरफ से घिर गए हैं तो वो हथियार डाल देंगे। मोदी जी भी आखिरी क्षण तक लड़ेंगे, और क्योंकि उनको बात केवल सत्ता गंवाने की नहीं है, उनको ये भी मालूम है कि पिछले 20-25 सालों में उन्होंने जिस तरह के से सरकारें चलाई हैं और जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है अगर वो सत्ता से बाहर आते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मोदी जी अब सत्ता उनके हाथ से फिसल ना जाए, जो फिसलती हुई दिख रही है वो छूट ना जाए एकदम से, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके तरकश में क्या क्या तीर हो सकते हैं, क्या चला सकते हैं, क्या तुरुप चालें उनकी हो सकती हैं? 3 चरणों के चुनाव में मोदी जी ने जितने तीर चलाए, वो तीर निशाने पर नहीं बैठ पाया। मंगलसूत्र, तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, फिर श्याम पेट्रोदा का वो मामला, फिर अदानी का मामला, नहीं तीर निकल रहा है बहुत तेजी से। बिहार उनके लिए, लोग माने या ना माने, बीजेपी के लोग माने ना माने, बिहार उनके लिए थोड़ी परेशानी लेकर आया है, और बिहार से वो डरे हैं। पहली बार मुझे लगता है कि बिहार की राजधानी में वो अब रोड शो करने जा रहे हैं। 12 तारीख को वो रोड शो करेंगे, और पटना में 2 सीट है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, ये 2 सीट पे एक में रविशंकर प्रसाद और एक में राम कृपाल। उनको ये बात का एहसास हो गया है कि हम बिहार में सूट लूज करेंगे, या हम करें या नीतीश कुमार करे। चिराग पासवान के पार्टी में भी वो देख रहे हैं आज जिस तरह से पशुपति पारस ने हमला किया है चिराग पासवान पे बहुत कड़े शब्दों में, तो एनडीए में कहीं न कहीं लगता है कि अब जो यूनिटी थी बीच में कि हाँ हम लोग हैं एनडीए के साथ हैं, आज जो कहा कि टिकट बेच दिया, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मुझे सम्मान नहीं दिया नॉमिनेशन में, ये जितनी भी बातें थी, इससे साफ जाहिर हो गया कि हाजीपुर में एनडीए का विरोध पशुपति पारस अंदरूनी करेंगे। क्योंकि प्रिंस राज उनके भाई ने भी आज ये बात बड़े कड़े शब्दों से कहा कि जिस तरह उसने टिकट बांटा है, हमारे 20 से 25 लोग पार्टी छोड़कर उनकी चले गए। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को बहुत तरीके से उठाया नहीं जाता। पप्पू यादव और अदर मामले को बड़ी तरजीह दी जाती है कि हाँ पप्पू यादव और इनमें काफी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक चिंता का विषय है तो एनडीए के लिए। अब वहां पर देखिए वो आएंगे। आपने कहा धर्म युद्ध, जब इस तरह की चुनाव में आशंकाएं भरी होती हैं तब उनका वॉर रूम जो होता है तरह तरह का दिमाग देता है कि आप ऐसे करें, आपको ये लगा दो, ये सिर्फ छपवा दो, ये जो तरीका है। आपने देखा, आपने शुरू में चर्चा की कि 65 साल में आबादी में हिंदू 7% घटे और मुसलमान 4% बढ़े। ये अभी इस तरह का सर्वे करने का मतलब कि सीधे पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का मामला बनता है। मगर दूसरी तरफ जो आपको एक और एजेंसी NHSF ने सर्वे किया, उसने कहा कि काट दिया, प्रजनन दर को बताया कि 4.4 थी, अब वो 2.32 हो गए। इसका मतलब कि मुसलमान भी शिक्षित हो गए और वो भी फैमिली प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, अमित शाह ने तेलंगाना में कहा जहां भी मुस्लिम कोटा है जीते तो खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातों को लेकर हिंदू वोटरों को पोलराइजेशन करने का मतलब आप समझ जाएं कि विकास उनका और सारा मामला लगता है फिसल रहा है। विकास हुआ या जो वो बोलते हैं राम मंदिर हुआ और ये भी वो फिसल रहा है। तो इस तरह की चीजों को ला के बिहार में, क्योंकि बिहार बड़ा सेंसिटिव है। अब आप देखिए कि 12 तारीख को उनका रोड शो होगा और जॉब शो करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जब हम जॉब शो करेंगे, रोड शो का जवाब वो जॉब शो से देंगे, तो एक तेजस्वी ऐसे
नौजवान ने उनको परेशान किया हुआ ये दिखता है। भले बीजेपी के लोग कहें कि अभी तो 400 पार हो जाएगा, मगर उनके मन में भी कहीं ना कहीं है कि अगर पब्लिक उनको सुन रही है और पब्लिक उनकी तालियां बजा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ अंडर करंट मामला है। तो अब जो बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट अब कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, मुंगेर है, उसके अलावा उजियारपुर में उनके राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। ये प्रेस्टीज वाला यानी बहुत बीजेपी के लिए बड़ा प्रेस्टीज वाला सीट बचा हुआ है। तो अब रोड शो करेंगे। मुझे लगता है नवेंद्र जी, रोड शो पटना में नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कोई रोड शो पहला है। पहला रोड शो होगा, पहला इसलिए कह रहे हैं। तो